8 अप्रैल को मोदी कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो सकता है। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं। उससे पहले वो अपने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में 4 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से एक शिवसेना के अनिल देसाई, दूसरी महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी से हैं। इसके अलावा एक मंत्री राजस्थान और महाराष्ट्र से बीजेपी कोटे से मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मोदी कैबिनेट से 2 मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, जिसमें से एक नजमा हेपतुल्ला है जो कि 75 वर्ष की आयु पूरी कर रही हैं और ऐसी सूरत में उनको मंत्रिमंडल से हटाकर किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। संगठन को भी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक वरिष्ठ मंत्री को हटाकर संगठन में लाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोनिया गांधी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को एसडीजेएम की कोर्ट में भेज दिया। एसडीजेएम अंजू सिंह ने मिठनपुरा थाने को गिरिराज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी ने मिठनपुरा थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है और अनुसंधान कर उचित कार्रवाई के लिए की जाए। धारा 500, 354, 153A और 294 आईपीसी में दर्ज किया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन से शादी की होती और उसकी गोरी चमड़ी नहीं होती तो क्या कांग्रेस उसका नेतृत्व स्वीकार करती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का वार। गिरिराज सिंह के बयान को संकीर्ण मानसिकता वाला बयान बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये बातें एमपी में नीमच में ओला पीड़ित किसानों से मुलाकात के दौरान कही। क्या कहा उन्होंने? अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जल्दी ही वापस आएंगे। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का जो बयान आया है और जिसको लेकर इतना विवाद हो गया है, उस बयान को लेकर आपका क्या कहना है कि इस तरह का बयान बार बार गिरिराज सिंह देते हैं, इससे पार्टी के लिए जिससे परिस्थिति काफी खराब होती है। मैं समझता हूं कि इस मामले में जो समाचार आया है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लेकर के कह भी दिया है, ऐसा समाचार में आया और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो खेद व्यक्त कर देने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि इसको और अधिक तूल देना चाहिए। खेद व्यक्त कर देना पर्याप्त है या फिर उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए मंत्रिमंडल से, जैसा कि विपक्ष की मांग है? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि एक ऐसे विषय को लेकर के इस्तीफा देने की बात हो, पर शब्दों पर नियंत्रण रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इस विषय को लेकर के चर्चा हो चुकी है और आदरणीय मंत्री महोदय ने भी अपना खेद प्रकट कर दिया है। अब इसके बाद इस विवाद में उलझना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। गिरिराज सिंह के बयान पर मोदी मंत्रिमंडल में भी दरार नजर आने लगी है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभारी मंत्री जितेंद्र सिंह भले ही ये कह रहे हों कि गिरिराज सिंह के खेद जाहिर करने के बाद बात खत्म हो जाती है, लेकिन बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का इस मुद्दे पर अलग ही अंदाज दिख रहा है। गिरिराज जी अब इस तरह का बयान कोई पहली बार थोड़े दिए, बिल्कुल हम कंडेम कर रहे हैं, गलत है। इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री की कुछ गरिमा होती है और इस तरह की हल्की बात उनकी ओर से, और मैं समझता हूँ कि आपत्तिजनक भी नहीं होनी चाहिए। क्या उनके ये जो डिमांड हो रहा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटाया जाए, उसका समर्थन आप करें? अरे भैया, हम तो डिमांड करने वाले लोग कर रहे हैं और हटाना है नहीं हटाना है प्रधानमंत्री जी का। हम कहाँ कोई मंत्री को रख सकते हैं, हटा सकते हैं। सोनिया गांधी पर गिरिराज सिंह के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। पीएम मोदी से की गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग। गिरिराज सिंह के बयान के विरोध में मुंबई की सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। काली पट्टी लगाकर किया प्रदर्शन। गिरिराज सिंह और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर लगाए नारे।
और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि गिरिराज सिंह को तत्काल मंत्रिमंडल से निकालें और इस देश की सर्वसामान्य महिलाओं को सम्मान देने की आदत सीखें। मुंबई की तरह ही देश के कई और इलाकों में भी कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस की महिला मोर्चा की सदस्या यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ, उसको लेकर के क्या आप लोगों का कहना है? हम चाहेंगे जो गिरिराज जी ने बोला है ये एक का नहीं पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, और जो सोनिया जी को बोला है हम बिल्कुल भी इस चीज को सहन नहीं करेंगे। और मोदी जी को कहना चाहिए कि गिरिराज जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। बिल्कुल इनको इस्तीफा देना चाहिए कि महिलाओं के लिए यदि ऐसा होता रहा तो ये होता ही रहेगा जब तक इन्हें किसी को सजा नहीं मिलेगी ना किसी चीज की, नहीं तो कहीं और नेता को तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है और उसमें यहाँ पर महिला मोर्चा जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश कांग्रेस की महिलाएं हैं वो उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी कि जिस तरीके से नस्ली टिप्पणी की गई है सोनिया गांधी के खिलाफ, उसको लेकर के गिरिराज सिंह के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के जिस बयान पर हंगामा हो रहा है वो उन्होंने बिहार के हाजीपुर में दिया था। एक आदमी ने और कहा कि अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? पर एक पत्रकार मित्र। इस बयान पर हंगामा मचने के बाद गिरिराज ने बुधवार को ही खेद जाहिर भी कर दिया था। चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो या अन्य कोई, किसी को भी अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसे बयान पर सिर्फ माफी नहीं है काफी, गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाना चाहिए। शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने दिया सोनिया गांधी पर विवादास्पद बयान। कहा राजीव गांधी की पत्नी ना होती तो कांग्रेस की अध्यक्ष ना होती सोनिया गांधी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान का विवाद अभी थमा नहीं और बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना से सांसद कृपाल तुमाने ने भी सोनिया गांधी पर विवादास्पद बयान दे दिया। तुमाने ने कहा कि सोनिया और राहुल को कांग्रेस में जो जगह मिली है वो महज इसलिए क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी और पुत्र हैं। राजीव जी की पत्नी होने के कारण ही आज वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, आगे राहुल जी बनेंगे तो उनके बेटे होने के कारण बनेंगे। ये तो कांग्रेस में जो चल रहा है परिवारवाद वो चल रहा है, उनको सब सहन करते हैं, फिर देश की हालत क्या होती है अपन ने देख लिया 10 साल में। कृपाल तुमाने ने ये भी कहा कि गिरिराज सिंह का ये बयान गलती से दिया गया बयान है, अब उन्होंने माफी मांग ली है तो बात खत्म कर देनी चाहिए। सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर गिरिराज सिंह कानूनी झमेले में फंसते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 या 16 अप्रैल को दिल्ली लौट सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा जल्द लौटेंगे राहुल। सोनिया गांधी ने कहा कि छुट्टी से लौटकर वो आपसे बात भी करेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में किसानों से मिलने गई सोनिया गांधी से जब राहुल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई तारीख तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि राहुल जल्द लौटेंगे। राहुल गांधी जल्दी आएंगे वापस और सभी लोगों के बीच में। सूत्रों के मुताबिक राहुल थाईलैंड के उबान में ध्यान कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि 19 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण बिल पर जो रैली होनी है उसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 12 या 16 अप्रैल को लौट सकते हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने की खबर आई थी। खबर ये भी उड़ी थी कि राहुल गांधी दरअसल नाराज होकर छुट्टी पर गए थे। भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस का विरोधी रुख बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसी भी कीमत पर बिल को राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे। किसानों से मिलने मध्य प्रदेश दौरे पर गई सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी उस विधेयक पर कोई समझौता नहीं करेगी जो 2013 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पारित किया था। सोनिया ने मोदी सरकार के विधेयक को किसान विरोधी बताया। लैंड एक्विजिशन के बारे में क्या आजकल क्या हो रहा है, तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम इस पर समझौता किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस के अलावा विपक्ष की कई अन्य पार्टियों ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध किया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विधेयक के विरोध में रैली भी निकाली गई थी।
बेंगलोर में 2 दिनों की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बेंगलोर में जिस जगह पर होटल ललित में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, ये उसके मुख्य द्वार का नजारा है। इसको परंपरागत कन्नड़ स्टाइल में सजाया गया है, फूल से और द्वार बनाए गए हैं। 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे कार्यकारिणी की बैठक आरंभ होगी और इसकी शुरुआत दीप जला के होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ सदस्य दीप प्रज्वलित करके करेंगे। शाम को तकरीबन 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेशनल कॉलेज में एक सार्वजनिक सभा होगी और इस सभा में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम विषयों को सामने रखेंगे, खास तौर पर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की बात, सरकार की मंशा को आम लोगों के सामने रखेंगे। चुनावी राज्यों की रणनीति का भी जिक्र होगा। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अहम की लड़ाई भी है। इन बैठकों के बाद फिर शाम को दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और समापन भाषण होगा। उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सलाह, कहा बैंकों को गरीबों के घर तक पहुंचाने के लिए रोड मैप बनाने की जरूरत। हमने हमारे देश के विकसित इलाके, विकास की संभावना वाले इलाके, विकास से वंचित रह गए इलाके, इनके सारे पैरामीटर बना करके हमारे इंक्लूजन के मॉडल में हम इसको कैसे प्रस्तावित करें। मैं समझता हूं अगर ये हम करेंगे तो बहुत। प्रधानमंत्री ने कहा अमीर से अमीर आदमी बैंक से मांगने आता है और मैं भी मांगने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के 80 साल पूरे होने पर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को बधाई भी दी। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपने तबादले पर दुख जताया है। खेमका ने कहा है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को रद्द करने वाले हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका को ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर पद से हटाकर पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। अशोक खेमका ने अपने इस तबादले पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा है, मेरा तबादला कर दिया गया है, ये दुखद है। कहा जा रहा है कि मेरा प्रमोशन हुआ है। डायरेक्टर जनरल जहां सचिव का रैंक आईएएस को 16 साल की नौकरी के बाद मिल जाता है, मेरी नौकरी को 24 साल हो चुके हैं। 24 साल की नौकरी में खेमका का 46वीं बार तबादला हुआ है। कांग्रेस इस तबादले पर सवाल उठा रही है, वहीं खट्टर सरकार का कहना है कि ये एक रूटीन तबादला है। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इसे रूटीन ट्रांसफर बता रही है। ईमानदार ऑफिसर है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। उनका जो ट्रांसफर किया गया वो सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है। उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन लाते ठीक लगता है वो हम करें। सरकारी अधिकारी का आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो सरकार को जहाँ आवश्यकता होती है वहीं हर एक अधिकारी को लगाया जाता है। हमारी आवश्यकता उस हिसाब से जैसी है मैं सामने लगाया और कोई विषय बताइए। हरियाणा में कांग्रेस सरकार के दौरान अशोक खेमका का तबादला होने पर बीजेपी खूब हल्ला मचाती थी और उस वक्त हुड्डा सरकार भी इसे रूटीन ट्रांसफर ही बताती थी। अशोक खेमका के ट्रांसफर पर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा हुड्डा सरकार के दौरान खेमका के तबादले पर हो हल्ला मचाने वाली बीजेपी अब खुद से पूछे सवाल। दुर्भाग्य है कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को इतनी मलामत करती थी अगर उनका ट्रांसफर हो जाता था, तो आज इसने क्या किया, कम से कम अपने ऊपर नरेंद्र मोदी टिप्पणी करे। अशोक खेमका के समर्थन में उतरे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कहा इस मुद्दे पर करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात। बिल्कुल खेमका के साथ हूँ और खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है मैं तभी से उसके साथ हूँ और मैं साथ दूंगा। लेकिन अब तबादला क्यों किया गया, किन कारणों से किया गया और क्यों दोबारा उनको उसी स्थान पर भेजा गया, ये सारा मैं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर कोई अपनी बात प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे को रद्द करने के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे। खेमका का 24 साल के करियर में 46वीं बार तबादला हुआ है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल गुट से अलग राय रखने वालों को बाहर करने की मुहिम तेज। अब राकेश सिन्हा और विशाल शर्मा को
राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सस्पेंड किया गया। वो जो भी नेशनल काउंसिल के बाद जो भी मीडिया में जाके उन्होंने किया है उसके ऊपर हमें कंप्लेंट मिली थी, तो उस कंप्लेंट को एनी में डिस्कस किया गया, एनी की मीटिंग में, और वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि उनको और विशाल शर्मा जी को दो को सस्पेंड किया जाता है तब तक जब तक कि पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो जाता है। राकेश सिन्हा ने एडमिरल रामदास को आपके आंतरिक लोकपाल पद से हटाए जाने के खिलाफ सवाल उठाए थे और पार्टी के आदर्शों से भटकने की आशंका भी जाहिर की थी। उनके सस्पेंड किए जाने से साफ है कि अब पार्टी में केजरीवाल गुट से अलग राय रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आईएएस का प्रशिक्षण देने वाली मसूरी की मशहूर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में फर्जी आईएएस की ट्रेनिंग का मामला सामने आया है। बिना आईएएस का परीक्षा दिए महिला ले रही थी आईएएस का प्रशिक्षण। आरोपी महिला ने संस्था के डिप्टी डायरेक्टर पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। तो पता कैसे नहीं चल पाया कोई महिला यहाँ पे 7 महीने से आ रही है? वो तो उनका खुद का फॉल्ट है, कैसे पता नहीं चल पाया? उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? इस महिला का नाम है रूबी चौधरी। रूबी चौधरी ने कोई आईएएस की परीक्षा पास नहीं की थी। इसके बावजूद वो आईएएस अधिकारी का प्रशिक्षण पिछले 7 महीने से ले रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अकेडमी के ही सुरक्षा गार्ड ने एक याचिका दायर कर कहा कि यहाँ एक महिला फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर रह रही थी। हालांकि रूबी चौधरी ने दावा किया है कि उसे नौकरी दिलाने का लालच दिया गया था, जिसके एवज में उसने आईएएस अकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन को 20 लाख रुपए दी थी। सुबह 5 करोड़ की बात कही कि मैडम हम आपको सब पूरी अकेडमी इकट्ठा करके 5 करोड़ रुपए दे देंगे, आप अकेडमी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन मत लगाना। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार की नींद उड़ी हुई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इसकी गहराई से जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। देश को चलाने वाले अधिकारी जिस संस्था से ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं पर एक फर्जी महिला आईएएस 7 महीने तक रही। ये न सिर्फ लापरवाही का मामला है बल्कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी है। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा में सेना के काफिले पर हमला, 3 जवान शहीद, 4 जख्मी। प्रतिबंधित नागा संगठन NSCN-K पर हमले का शक। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में सेना की टुकड़ी पर आज एक आतंकवादी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 सैनिक घायल हो गए। इस हमले में सेना के 3 जवानों की मौके पर मौत हो गई। हमले का शक प्रतिबंधित नागा संगठन NSCN-K पर है। बताया जा रहा है कि ये जवान लोंगनिंग कैंप जा रहे थे जब आतंकी उन्हें घात लगाकर सेना के वाहनों पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान और 1 आम नागरिक घायल। मौके से भागने में कामयाब हुए मिलिटेंट। जम्मू कश्मीर के टंगमर के कुंजर इलाके में आज सुबह सेना और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ हुई। इस इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने उनकी घेराबंदी करके कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ से मिलिटेंटों ने भी गोलीबारी की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। मिलिटेंटों की गोली से 1 जवान और 1 स्थानीय नागरिक घायल भी हुए हैं। मिलिटेंट अभी भले ही मौके से भागने में कामयाब हो गए हो, लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी उनकी तलाशी में जुटी हुई है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में बीती रात कुछ बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। बदमाशों के इस हमले में एक पुलिस वाले की और एक होमगार्ड की मौत हुई। तेलंगाना के नालागोंडा जिले के सूर्यापेट में रात में गाड़ियों की चेकिंग कर रही पुलिस पार्टी पर कार में सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में पुलिस कांस्टेबल लिंगैया और होमगार्ड जवान महेश की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि इंस्पेक्टर और सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के बाद मौके से भाग रहे बदमाशों ने एक कार को रोककर उसमें सवार पति पत्नी पर भी गोलियां बरसाई। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रहने वाले पति पत्नी को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को शक है कि इस वारदात में कुछ उत्तर प्रदेश के बदमाश शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने इस बदमाशों की तलाश में बड़ा तलाशी अभियान चला रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ के बाद कराया गया भर्ती। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह अगस्त 2014 से कोमा में हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक जब से उनके सिर पर गंभीर चोट लगी है तब से वो कोमा में हैं। हाल ही में उनमें बुखार और सांस लेने में परेशानी के लक्षण देखे गए हैं। परिवार वाले उनकी हालत की समीक्षा के लिए अस्पताल लाए थे। उनकी हालत स्थिर है और जल्द उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया जाएगा। 76 साल के जसवंत सिंह एनडीए की वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। 2004 से 2009 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं।
शुक्रवार को होगी क्रिकेटर सुरेश रैना की शादी। दिल्ली के बड़े होटल में होगी रैना की शादी। बुधवार को यूपी के गाजियाबाद में हुई थी सगाई की रस्म। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना की बुधवार को गाजियाबाद में सगाई होने के बाद अब तैयारी है उनके घोड़ी चढ़ने की। रैना की शादी 3 अप्रैल यानी शुक्रवार को दिल्ली के एक बड़े होटल में होने जा रही है। रैना की शादी प्रियंका से हो रही है, जो उनकी बचपन की दोस्त है। प्रियंका के पिता भी सेना से रिटायर्ड है। रैना और प्रियंका के पिता भी आपस में गहरे दोस्त है और उनकी मां भी अच्छी सहेलियां है। दोनों परिवारों की ये गहरी दोस्ती अब करीबी रिश्तेदारी में तब्दील होने जा रही है। सुरेश रैना की शादी में कप्तान धोनी समेत टीम इंडिया के खिलाड़ी और बीसीसीआई के बड़े अफसरों के शामिल होने की उम्मीद है। शादी का न्योता यूपी के सीएम अखिलेश यादव को भी भेजा गया है। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। बेंगलुरु में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक है, उस पर नजर रहेगी। गिरिराज के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी और क्रिकेटर सुरेश रैना की शादी होगी।